नमस्कार। फ्रेम में आप हमारे साथ दो चेहरे देख रहे होंगे, दोनों बहुत रिनाउंड चेहरे हैं। हमारे साथ आज न्यूज़ लॉन्ड्री से अतुल चौरसिया हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री से मेघनाद हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अतुल चौरसिया जी न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के एडिटर हैं, मेघनाद न्यूज़ लॉन्ड्री के एसोसिएट एडिटर हैं। और एनएल टिप्पणी अगर आपने कभी नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर जाएं, ये प्रोग्राम पहले देख लें, उसके बाद जाएं और एनएल टिप्पणी ज़रूर देखें। एक एपिसोड आप देखेंगे तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली देखेंगे। और मेघनाद जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन फेम हैं, बहुत सारे लॉ कॉलेजेस से लेकर के बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के कॉलेजेस में उनका जो प्रोग्राम था कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके लिए भी मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आप एक एपिसोड देखेंगे तो अगला एपिसोड आप ज़रूर दोबारा देखेंगे। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई राहुल, बारामासा के लिए एक अलग तरह की एक शुरुआत है कि जो उत्तराखंड के मतलब पिछले कुछ दिनों में मैंने जो दो चार चीज़ें देखी तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब कि हमारा बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रहा है कि उत्तराखंड की जो स्थानीय संस्कृति कल्चरल वो है, तो उसके ऊपर जो बारामासा में वीडियोज़ हैं कुछ दो चार, वो देख के हमारी अपनी खुद जानकारी भी बढ़ी है। तो इस शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघनाथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड में भी और बारामासा में भी। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब लोग टीवी कम ही देख रहे हैं, तो आपका चैनल ये देख ले। तो ऑब्वियसली हाइपर लोकल, मैंने बोला आपसे अभी जस्ट डिस्कशन किया कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कि एक लोकल स्टेट का अपना चैनल हो और अपने लोगों को अपनी ही प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे और न्यूज़ के बारे में भी बताए, पर मोस्टली कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताए। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों का बारामासा का जो आइडिया है, आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी लगातार चुनाव यात्रा जारी है। हमारी एक टीम कुमाऊं से रिपोर्ट कर रही है और एक टीम गढ़वाल से रिपोर्ट कर रही है। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, तो हम लोग उनसे पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। उत्तराखंड स्टेट के इलेक्शंस चल रहे हैं तो स्टेट इलेक्शंस पे बात करेंगे और साथ में बात करेंगे जर्नलिज्म के मॉडल्स पे भी, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का पहला एड फ्री प्लेटफॉर्म है। आप में से जिन लोगों को ये बात नहीं पता उनको जानकर शायद आश्चर्य भी होगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह के एड्स नहीं लेता है। इनफैक्ट यूट्यूब के जो ऑटो प्ले वाले एड्स होते हैं वो भी नहीं लेता है। तो बिल्कुल पूरी तरह से सिर्फ सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल है। उस मॉडल पे भी बात करेंगे, जर्नलिज्म के फ्यूचर पे भी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले उत्तराखंड में क्योंकि चुनाव का मौसम है तो चुनावी बातचीत से शुरू करते हैं। हम लोग ऑल्दो खुद भी रिपोर्ट करके आए हैं, गढ़वाल के क्षेत्रों से घूम के आए हैं, लेकिन नेशनल जर्नलिस्ट जब किसी स्टेट में आता है, क्योंकि मैंने भी लंबे समय तक दिल्ली में काम किया, तो जब मैं दिल्ली में रहते हुए किसी स्टेट में इलेक्शंस के लिए स्पेशली जाता था तो एक अलग तरह का नज़रिया होता है। तो वो नज़रिया पहली नज़र में उत्तराखंड के इन इलेक्शंस को देख के एक मोटा माटा क्या समझ बन रही है अभी? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो नेशनल जर्नलिस्ट आते हैं तो वो एक पैटर्न उसमें होता है कि वो क्या स्थानीय जो जर्नलिस्ट होते हैं, एकेडमिया के लोग होते हैं, उन लोगों से बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके और बाद में उसको अपना खुद का जो नॉलेज है या समझ है उसके तौर पर पेश किया जाता है। तो हम ये कोशिश हमने पहले दिन से की है कि वो यहाँ के स्थानीय लोगों की जो जानकारियाँ हैं उनको उन्हीं के जरिए कहा जाए। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी चुनावी यात्रा को न्यूज़ लॉन्ड्री में भी प्लान किया कि वो लोग अपनी बात बताएं, वो लोग उन नुआंसेस को, उन बारीकियों को समझाएं जो कि यहाँ के हैं, जिन्होंने यहाँ पर काम किया है, जिन्होंने यहाँ पर काम करने का जिनको अनुभव रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो हम लोग बहुत साफ मैं बताना चाहूँगा कि हमने बहुत लिमिटेड दायरे में काम किया। मतलब मुश्किल से अगर मैं कहूँ तो हमने 8 से 9 के बीच में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कवर की हैं और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में को कवर करने पर पहली बात तो यही है डिस्क्लेमर के तौर पर कि ये 70 विधानसभा की पूरे स्टेट के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी आपको नहीं देने की स्थिति में मैं हूँ। फिर भी एक चीज़ मुझे जो दिखी वो ये कि स्थानीय नेताओं को लेकर लोगों के अंदर एक किस्म का थोड़ा सा नाराज़गी है। और स्थानीय नेताओं से जब मैं कह रहा हूँ तो ज़्यादातर सीटों पर अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक है, क्योंकि जो पिछली वाली जीत थी बहुत डिसाइसिव विक्ट्री थी जो 2017 में बीजेपी को मिली थी। तो ज़्यादातर जिन सीटों पर हम गए उनमें बीजेपी के सिटिंग एमएलएज हैं। तो वहाँ पर एक तो सिटिंग विधायकों को लेकर लोगों के अंदर एक नाराज़गी का भाव है। उसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि उनको मोदी के रूप में चेहरे में अभी भी भरोसा है। तो जब 24 का मामला आएगा, लोकसभा का मामला आएगा, तो वो एक बार फिर से मोदी को प्रेफर करेंगे। लेकिन इस चुनाव में
उनकी जो चिंता है वो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, और वो उनके जो अपेक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उन पर खरा नहीं उतरे। और दूसरी जो चीज़ मेरे समझ में आई ये कि जो सॉरी कांग्रेस को लेकर जो इसमें एक चीज़ हमें देखने में आई है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो कैंपेन डिज़ाइन किया या जिस तरह से शुरू किया है, उसमें उन लोगों को शुरुआत में एक किस्म की बढ़त दिख रही थी, लेकिन बाद में अब जब थोड़ा क्लोज आ गया है, जब पोलिंग का टाइम आ रहा है, तो एक चीज़ देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ज़बरदस्त वो झोंकी है प्रचार के रूप में। अखबारों में अब बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं, बहुत सारे होर्डिंग बीजेपी के दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब फिर से रैलियां करने वाले हैं, जो कि मैंने बताया आपको कि एक बड़ा मैग्नेट फैक्टर है वो अभी भी। तो उनकी रैलियों से शायद थोड़ा सा वो एक बदल रहा है। एक और मजबूत जो नाराज़गी का भाव जो है, एक फैक्टर है, वो ये है कि बहुत कम समय के अंतराल पर जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए, पहले त्रिवेंद्र रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत आए, फिर धामी आए, तो ये जो बदलाव हुआ, इससे बहुत एक नेगेटिव मैसेज गया है लोगों के अंदर कि शायद ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो उससे इनके मतदाताओं के मन में इनके प्रति एक संशय पैदा हुआ है, वो भी एक नाराज़गी का कारण है। मेघनाथ, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन एक सवाल और मेरा सर आपसे है कि आपने बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करी है, इलेक्शंस भी देखे हैं, तो ये पहली बार ऐसा है कि जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस में जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि स्पेकुलेशंस में जितने पॉलिटिकल पंडित हैं शायद वो भी स्पेकुलेट करने में चूक रहे हों, क्योंकि वैसा माहौल नहीं बन रहा है, वो पॉलिटिकल रैलीज़ नहीं हो रही हैं, बड़ी रैलीज़ नहीं हो रही हैं, लिमिटेड लोग आपको मिल रहे हैं जिनसे इनपुट ले रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो स्पेकुलेशन अभी किए जा रहे हैं वो हो सकता है कि बिल्कुल ही उल्टे सर खड़े हों बाद में? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इनफैक्ट इस पर हम लोगों ने कई बार विचार किया है कि ये पहला चुनाव ऐसा है, इन 5 राज्यों का चुनाव, जिसका एक बड़ा हिस्सा, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, जहाँ की 14 को एक फेज़ में चुनाव ख़त्म हो जाने हैं, उनके लिहाज से देखें तो बहुत कम टाइम रह गया। आज 9 तारीख है, 5 दिन के बाद यहाँ पे चुनाव होने हैं। तो पहला ऐसा चुनाव है जो कि डिजिटल उसमें लड़ा गया, जिसमें फिजिकल रैलियों की इजाज़त नहीं थी, बहुत लिमिटेड इंडोर कार्यकर्ता सम्मेलन या ये थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, लेकिन डोर टू डोर जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती तो वो सारी पूरी तरह से अनुपस्थित रही। तो जो डिजिटल उस पर लड़ा गया है ये चुनाव, उसमें एक बात ये कही गई कि भारतीय जनता पार्टी को जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें नहीं मिला है बाकी दलों को। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रिसोर्स की वजह से, डिजिटल के दुनिया में उनकी उपस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस चुनाव में एक बड़ी बढ़त मानी जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी दलों के लिए नहीं रहा है, ये एक बड़ी चिंता सामने आई है बाकी दलों की। लेकिन उसका एक और पर्सपेक्टिव है कि अचानक से, अगर आपने देखा हो, आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो पिछले 3 दिनों में फिजिकल रैलियों की तरफ बढ़ा है। अचानक से चुनाव आयोग ने सबको इजाज़त दे दी कि अब रैलियां भी की जा सकती हैं, कैंपेन भी किया जा सकता है, ये सब। तो ये कहा जा रहा है कि पहले जो उम्मीद थी, अब मेरी बात थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाती हुई लग सकती है, लेकिन पहले जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि डिजिटल में उसकी बहुत प्रेजेंस है, बहुत व्यापक है, उसका उसे फ़ायदा मिलेगा, वो शायद नहीं हो पाया। इसलिए अब ये पूरा परिवेश बदल गया है। अब इसी स्टेट में, मैं 4 दिन पहले की बात बताऊं तो यहाँ के एक बड़े भाजपा के नेता से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि मोदी तो नहीं आ रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से हम उनको मनाने में लगे हैं कि एक फिजिकल रैली कर दीजिए, एक फिजिकल रैली कर दीजिए। और आज जानने में, सुनने में आ रहा है कि अब वो यहाँ पर 3 फिजिकल रैलियाँ करेंगे, जो कि एक का भी भरोसा उनको नहीं था कि वो नहीं करेंगे, वो बना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो उस स्ट्रेटजी में उनको पार पाती हुई नहीं दिखे, या उस तरह से जितनी उम्मीद थी उतना उनको हासिल नहीं हुआ। और आज ही मैनिफेस्टो भी बीजेपी का यहाँ पे रिलीज हुआ है, और उसके लिए भी केंद्र से मिनिस्टर्स आए। मेघनाथ, आपके पास आऊँगा। सबसे पहले तो वही वाला सवाल कि पहला ओवरव्यू आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड में जितना आपने देखा, और दूसरा सवाल कि ये जो कोविड वाला जो इशू है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मेरा थोड़ा सा ओपिनियन आपसे अलग है, उस पर मैं आऊँगा, पहले आप बताइएगा। एक तो जो पैराशूट जर्नलिज्म की आपने बात की, वो बिल्कुल सही है। एक वो तरह के जर्नलिस्ट होते हैं जो आपको टीवी पे बहुत दिखते हैं, कि बेसिकली आते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि हमको सब पता है, बट हम सेल्फ अवेयर पैराशूट जर्नलिस्ट हैं। हम यहाँ पे आए हैं और हमको पता है, हमको वैसे कुछ पता नहीं है, लेकिन हम
लोकल लोगों से बात करके, जर्नलिस्ट से बात करके, जैसे आपसे भी बात करके सीख रहे हैं और वही हम ऑडियंस को बता रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि दिल्ली का जो उत्तराखंड का परसेप्शन की जो बात कर रहे थे उसके बारे में। अभी फ़िलहाल में एक बड़ी हेडलाइन आ रही थी दिल्ली में धर्म संसद की। वो जो हरिद्वार में धर्म संसद सबसे पहला हुआ था, वो बहुत वीडियो चले उसके, ये हुआ। अब मेरे दिमाग में, पर्सनली बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में परसेप्शन ये था कि यार ये इतना मतलब जेनोसाइड के कॉल्स दे रहे हैं सीधा, और ये इवेंट हो गया तो आजू बाजू के लोग भी वैसे ही होंगे, तो मतलब स्टेट, मतलब पता नहीं वहाँ पे पूरा हिंदुत्व का एकदम फव्वारा फूट रहा होगा। तो फिर हम जब आए, कल ही मैं और मनीषा स्टोरी करने गए थे, तो एक तो वो वहाँ पे जो स्वामी जो भी थे उनसे बात किया, वो तो बकवास करके चले गए। लेकिन बाद में जब हमने बाहर जाके लोगों से बात किया तो उनको तो पता ही नहीं था धर्म संसद हुआ है, उनको तो पता ही नहीं अंदर क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि वो जो अंदर हुआ था वहाँ पे तो बाहर उन्होंने स्पीकर्स भी नहीं लगाए थे, फेसबुक पे चला दिया, दिल्ली में सबने देख लिया और उनको लग रहा है कि उत्तराखंड में यही हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जिससे भी हम बात कर रहे थे, और ऐसे नहीं कि हम एक्टिवली लोग ढूंढ रहे थे जो भाईचारे की बात करें, जिससे भी बात कर रहे थे वो वही बोल रहे थे कि यार ये हिंदू मुस्लिम वाला मसला बाहर रखो, हमको रोटी खाना है। एक खिलौने वाला मिला, वो बोला कि यार मेरे खिलौने तो मुसलमान बनाते हैं और मैं बेचता हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये तो रोटी की बात है। उसने बीजेपी का फ्लैग पहना हुआ था। तो बहुत इंटरेस्टिंग, जब ग्राउंड पे आते हैं ना तो लोगों से बात करके पता चलता है कि हमारा परसेप्शन कितना अलग था, कितना गलत भी था कुछ हद तक। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि ओवरऑल जो ये ऑब्जर्वेशंस, तो मैं फ्रैंकली मैं ज़्यादा जानता नहीं था उत्तराखंड के पॉलिटिक्स के बारे में, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया कि ये जो चीफ मिनिस्टर बदलने का जो मसला है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। अब मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ स्मॉल स्टेट्स का, कि जितने स्मॉल स्टेट्स हो उतना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है मेरे हिसाब से। ठेकेदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा? ठेकेदारी में अब पता नहीं, अब आगे जाके क्या होगा। स्टेट में सबसे ज्यादा ठेकेदार पनप रहे। अब गोवा से हम यहाँ पे आए तो दिखाई दे रहा है कि एक तो यहाँ पे एक मसला यही हो गया कि चीफ मिनिस्टर बार बार बदल दिया, और आज ही पवन लालचंद जी ने भी ये पॉइंट आउट किया कि एक चीफ मिनिस्टर ने जो प्रोग्राम चालू किए थे वो नेक्स्ट इनने आके खत्म कर दिया, फिर इसने जो चालू किया वो उसके नेक्स्ट ने आके खत्म कर दिया, तो ऐसे 12 बार हुआ है। तो ये बहुत ही अजीब सिचुएशन है स्टेट के लिए। और होता क्या है, जब एक पॉलिसी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ऐसा लोकल लेवल, स्टेट लेवल पे, तो सेंटर आके अपना दबदबा करती है। और वही हमको यहाँ पे दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बनेगी, जो 4 धाम जो बन रहा है, तो राजाजी नेशनल पार्क को 3 हिस्सों में काट के एक हाईवे जा रहा है, राइट। फिर 4 धाम के जो रूट्स बन रहे हैं वहाँ पे पूरे माउंटेन्स को ऐसे खच करके काट के अब एक वहाँ पे 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, और ऑल वेदर रोड्स और ये सब आपको तो पता ही है। तो मुझे लगता है कि जब पॉलिसी वैक्यूम एक लोकल लेवल पे क्रिएट होता है, जो यहाँ पे हुआ है, तो एक सेंट्रल जो दिल्ली की जो सोच है वो यहाँ पे पनपने लगती है। और उसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग जो मैंने सुना यहाँ पे, कि देहरादून में ये हो रहा है कि यहाँ से यंग लोग बाहर जा रहे हैं और दिल्ली के रईस लोग सब यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक समर होम टाइप बना रहे हैं यहाँ पे सब लोग, ज़मीन वमीन खरीद के सब व्हाटएवर करके। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कल्चरल शिफ्ट भी हो रहा है। तो मेरी जस्ट यही ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस थे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया कि मैं थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन थी, कोविड में चुनाव हो रहे हैं तो किसको एज मिल रहा होगा। तो जैसा कि आपने बाद में आपकी बात के जो सेकंड पोर्शन में आया कि अब वो रैलीज होने लगी हैं और वो जो शिफ्ट हुआ है, तो मैं उस सेकंड वाले पार्ट से ज़्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जब हम लोग ग्राउंड पे थे तो जो छोटे कैंडिडेट्स हैं, खास करके जो उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ की पुरानी पार्टी होती थी, तो उनके कैंडिडेट से जब हमने बात की तो वो बड़े खुश थे कि अच्छा है कि कैंपेन जो है डिजिटल है, क्योंकि उसमें उनको क्योंकि नहीं होगा तो क्योंकि हाँ, उनको ये लग रहा था कि अगर रैलीज मैनुअल होती हैं तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि इतने बड़े ताम झाम, क्योंकि बीजेपी की जब रैली गुजरेगी तो सैकड़ों लाखों मतलब हज़ारों गाड़ियाँ होंगी, बड़ी जनसभाएं होंगी, और हम compete नहीं कर पाएंगे रिसोर्स के लेवल पे उनके साथ, मैन पावर के लेवल पे उनके साथ। ये उनका कहना था। और बजाय इसके कि डिजिटल जब रैली हो रही है तो इसमें उनको लग रहा है कि डिजिटली हम लोग भी मतलब उतना कैंपेन कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन उनका था। राहुल ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, क्योंकि मुझे तो अभी तक लग रहा था कि
बीजेपी को यही कॉन्फिडेंस था, राइट, कि हम डिजिटल कैंपेन बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि हम रिसोर्स रिच पार्टी है। ये जो छोटे छोटे पार्टीज है वो एड्स भी नहीं लगा सकते, राइट, उनके पास अगेन रिसोर्सेज कम है। अग्री करता हूँ कि वो रैलीज नहीं कर सकते जितने बड़े तौर पे बीजेपी करता है, या फिर मोदी जी 3-3 हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं, तो वो तो नहीं हो रहा है। पर मुझे अब तक आपने जो बोला मतलब सही होगा, बट लाइक मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये भी एक डिसएडवांटेज ही हो गया था, क्योंकि अखिलेश यादव ने यूपी में एक लेटर भी लिखा था कि इलेक्शन कमीशन को कि जो छोटी छोटी पार्टीज है उनके लिए बराबर का मौका मिलना चाहिए, उनको बराबर का स्पेस देना चाहिए, और उनको टीवी में भी एक स्लॉट देना चाहिए कि ये भी है। अब इसका एक आज ही हम बात कर रहे थे बसपा, राइट, सो बसपा के बारे में बात हो रही थी, तो पवन लालचंद जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। आपको यहाँ पर फिर भी 3 ही पार्टी दिखती है, राइट, बीजेपी, कांग्रेस और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी, राइट। तो आम आदमी पार्टी ने एडवर्टाइजमेंट्स का भरमार करके न्यूज़पेपर्स में डाल के तो वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, बट लेकिन उनका कहना है कि वो जीतेगी नहीं। पर टक्कर किसके साथ है? ये 2 पार्टीज की फिर भी कुछ सीटों में वो है बसपा के साथ, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, नेशनल मीडिया में भी दिखाई नहीं देती। इवन उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएसपी का इतना प्रेजेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन हमने देखा हर जगह जाके, मैंने तो 3-4 बार देखा डोर टू डोर कैंपेन उनका भी चालू है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक डायनामिक हो जाता है। और ये जो मैं बात कह रहा था ना, वो इसलिए क्योंकि जैसे अभी जो डोर टू डोर के लिए कोविड प्रोटोकॉल के दौरान जो नियम आए थे उसमें लिमिटेशन थी कि कोई भी कैंडिडेट के साथ में 10-12 ही लोग होंगे, 5 लोग होंगे, वो जाएंगे। तो वैसे उस लेवल पे उनको ये लगता है कि अब अगर बीजेपी कैंडिडेट भी जाएगा तो उतने ही लोगों को लेके जा सकता है, और कांग्रेस वाला भी और छोटी पार्टी वाला भी। एक चीज था राहुल में, हाँ पहले आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ नहीं, मैं बोल रहा था कि ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि जैसे उत्तराखंड में डिजिटल की भी 2 अलग अलग पैमाने, जो आपने पॉइंट आउट किया कि अखबारों के जो विज्ञापन है उसमें ज़रूर वो रिसोर्स वाला आगे निकल जाएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, या अदर चैनल्स जो छोटे चैनल्स हैं, उनमें इन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो जिन दलों की बात कर रहे हैं उनकी सोच शायद ये रहो, और जो बहुत वाजिब है कि भाई अगर इस तरह से कैंपेन होगा, डिजिटल कैंपेन होगा, तो जिन जगहों पर उनको करना है, क्योंकि उत्तराखंड मैदानी इलाकों जैसा नहीं है, इसके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब, मैं आज की तारीख में रोड भी अच्छी हो गई हैं, काफ़ी कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी दुर्गम कहे जाएंगे, और उतना उसका क्या कहते हैं, डिजिटल का पेनिट्रेशन उस तरह से नहीं है। तो उनको लगता है कि इससे एक बराबरी का फिर भी मिल जाता है मौका, तो वो एक सोच हो सकती है। इसके अलावा भाई कंडीशंस थी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तो इनको उतना ही मौका इनको मिलेगा, उतना ही मौका हमको भी मिलेगा, ये एक वजह हो सकती है। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था, मुझे अभी दिमाग से मेरे मिस कर रहा है, बातचीत के दौरान अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उस पर। अब हाँ, मेरे दिमाग में ये था राहुल कि उत्तराखंड क्रांति दल का जिक्र आपने किया, यहाँ का सबसे पुराना दल है, उसका बहुत बड़ा योगदान यहाँ के उसमें रहा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने अपने छोटे स्टेट जिन्होंने अपने स्टेटहुड की लड़ाई लड़ी, और फिर वहाँ पर रीजनल एक पार्टी बनी जिसकी आइडेंटिटी उस स्टेट से जुड़ी रही, तो वो अभी भी कायम है। उत्तराखंड इस मामले में एकदम अलग है, और ये सवाल मैंने सुबह पवन लालचंद जी से भी बात किया था, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था क्यों ऐसा हुआ कि उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरह से नेपथ्य में चला गया, या उसकी कोई प्रेजेंस नहीं बची, जबकि उसकी लड़ाई भी वैसे ही थी जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति की होगी, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड में रही, है ना। तो वो चीज़ उत्तराखंड क्रांति दल के साथ क्यों नहीं हो पाई? ये बहुत वैलिड आपका पॉइंट है, और इसी बहाने में पिच कर देता हूँ कि एग्जैक्टली इस सवाल पे हमारा एक प्रोग्राम है, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी जाके देख लें कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों असफल हुआ। उसमें 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत डिटेल में हमने इस पॉइंट पे बात की। 2-3 मोटी चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो उत्तराखंड क्रांति दल की आंदोलन को लीड करने में स्टेट का जो मूवमेंट था बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन जो पहली गवर्नमेंट बनी यहाँ पे वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो बीजेपी की बनी, क्योंकि यूपी के जो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले जो विधायक थे, लगभग 23 सीट्स होती थी, जो कन्वर्ट होके फिर अब आज 70 सीट्स में बदल चुकी हैं। तो वो लोग, पहली गवर्नमेंट बीजेपी की बनी। बीजेपी हमेशा से ये क्रेडिट फिर लेती रही कि हमने स्टेट बनाया है, हालांकि पहली वो जो निर्वाचित सरकार आई वो कांग्रेस की आई, लेकिन जो पहली सरकार जब आई और यूकेडी जिन सीट्स पे लड़ी, उसमें जो यूकेडी के लीडर्स जो चुन के आए, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बनाई। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट में जो आए, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाई।
तो उनका जो लोगों का जो भरोसा था कि एक क्षेत्रीय दल में जो भरोसा था, ये बहुत बड़ा मतलब टी सब लोगों में है। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उस तरह का नहीं उस तरह का नहीं मतलब दिखा। आज इस पार्टी से कल उस पार्टी के साथ, मतलब इनका ये जो डिफेक्शन जो था अपनी पार्टी से, ये उसकी वजह से ये शायद दिक्कत तो ये एक बड़ा आरोप लगता है यूकेडी के ऊपर कि हमने जब इनको चुना तो ये कभी कांग्रेस के पास चले गए, कभी बीजेपी के पास, अपनी आइडेंटिटी से हट गए। दूसरा, कोई बहुत बड़ा लीडर बाद में नहीं हुआ। मतलब आंदोलन में जितने लोग जुड़े रहे, उनको ये लगा शायद कि आंदोलन जैसे ही स्टेट की डिक्लेयर हो गया कि स्टेट बन गया, उनको लगा कि हम लड़ाई जीत गए, यहीं तक की लड़ाई थी। जबकि होना ये था कि वहां से तो लड़ाई शुरू हो रही थी एक नए स्टेट के बनने की बात थी। हाँ, कि जिन सपनों की भाई देखा कि अगर अलग होगा तो इस तरह का बनेगा राज्य, इस तरह का बना, वो जिम्मेदारी तो वहां से शुरू होती थी, वहां से शुरू होनी थी। एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई, आपने जो बात की, तो मैंने काफी रीजनल पार्टीज के साथ काम भी किया है। मैंने पहाड़ी इलाके में एसकेएम के साथ सिक्किम में काम किया है, ओडिशा में बीजेडी के साथ काम किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रीजनल पार्टीज़ में जो नज़र आती है, जो एक्चुअली आपका चैनल भी कर रहा है, कि एक जो कल्चरल नॉस्टैल्जिया जो है उसके बेसिस पे वो अपनी एक आइडेंटिटी खड़ा करते हैं कि ये हमारी जगह, ये हमारी भाषा है, ये हमारा खाना है, ये हमारे लोग हैं, एक्सेट्रा। अभी हम जो बात कर रहे थे हमारे मॉर्निंग शो में, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि वो जो पहाड़ी टोपी पहनी थी मोदी जी ने, जो रिपब्लिक डे पे वो ऐड में भी चला रहे वो, तो उससे मसूरी के लोगों को बहुत आनंद आया कि अरे भैया हमारी टोपी पहनी है, अच्छा लगता है, कल्चरल आइडेंटिटी थोड़ा सा उससे ये हो जाता है। तो मुझे आपसे ही पूछना था कि यूकेडी ने क्या ये नहीं किया या फिर वो फेल हो गया? क्योंकि आई मीन इतना रिच है उत्तराखंड का कल्चर और गढ़वाल का और कुमाऊं का, और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से अलग है, राइट, जिसपे आप एक आइडेंटिटी भी बना सकते हैं और एक रिच सॉर्ट ऑफ पार्टी भी बना सकते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे इतने बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे दुनिया में लोग जाते हैं यहाँ से, तो वो भी एक थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो मुझे आपसे ही जानना था कि क्या यूकेडी ये नहीं कर पाया या क्या हो गया वहाँ पर? यूकेडी, हाँ, मेघनाथ, ये यूकेडी पूरी तरह से इसमें फेल हुई। फेल दो कारणों से हुई। ये जो आइडेंटिटी वाला इशू है, हालांकि जब इनिशियल इलेक्शंस हुए कल्चरल आइडेंटिटी कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन एक बड़ा इशू था यहाँ पर जो आज तक पेंडिंग है, वो था राजधानी गैरसैंण का इशू। एकमात्र ऐसा इशू था जिसको लोकल जो क्षेत्रीय दल हैं वो पकड़ के उसको बड़ा कर सकते थे। उनके मैनिफेस्टो में हमेशा रहा, लेकिन उनसे सवाल इसीलिए उठे, जो मैंने कहा कि वो कांग्रेस की सरकार में शामिल हुए, राजधानी का मुद्दा टलता गया। अगली बार वो बीजेपी की सरकार में शामिल हुए, राजधानी का मुद्दा टलता गया। तो राजधानी पे उनका कोई स्टैंड कभी क्लियर नहीं हो पाया। तो ये एक मुद्दा था, मतलब जिसको, जो कि क्षेत्रीय मुद्दा था, जो कल्चरल आइडेंटिटी का मुद्दा था। हम लोग अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि उत्तराखंड शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके स्टेट बनने से पहले तय था राजधानी कहाँ होगी, लेकिन ऐसा भी एकमात्र स्टेट है दुनिया का जिसके बनने के 22 साल बाद भी कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है। तो बहुत बड़ा इशू था जो लिंगर ऑन होता गया। एक चीज़ और राहुल, इसमें दो बड़े हिस्से हैं उत्तराखंड के, एक कुमाऊं का हिस्सा है, एक गढ़वाल का हिस्सा है। तो गैरसैंण के मामले में एक ये सहमति है दोनों क्षेत्रों की कि वो ऐसा बीच का हिस्सा है जिस पर सबको एक राय है, आम राय है कि यहाँ बननी चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दो, मतलब कल्चरली तो पहाड़ी संस्कृति आसपास है, लेकिन भाषा के मामले में विविधता है दोनों इलाकों में, तो ऐसा भी कोई इस तरह की भी राजनीति आकार लेती दिखती है कि कोई इस तरह का प्रेशर हो कि रोटेशन वाइज की कभी कुमाऊं का मुख्यमंत्री बन गया तो अब गढ़वाल साइड का बनना चाहिए, या गढ़वाल का, ऐसा तो नहीं कि नंबर, क्योंकि इस स्टेट ने एक काम तो खूब किया है कि 20 साल में 11 मुख्यमंत्री दिए हैं। तो ये जो इलाके के बंटवारे हैं मुख्यमंत्रियों में, इसमें भी कोई पैटर्न दिखता है कि कोई दबाव दिखता है राजनीतिक दलों पर कि इधर का होना चाहिए, इधर का होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में यूपी की तरह आपको कास्ट पॉलिटिक्स कम दिखती है, जब वो इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे जो दलित रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरह से बिल्कुल ही गायब है। मतलब कोई सिर्फ नोमेनक्लेचर के लिए दलित नेता किसी को कहा जाता है, अदरवाइज दलितों का रिप्रेजेंटेशन माना ही नहीं, काउंट ही नहीं करते हैं। मतलब तो कास्ट पे यहाँ दो, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चलता है, और रीजन पे कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल चलता है, और ये हमेशा चलता है। मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को केटर करती हैं कि अगर उन्होंने सीएम गढ़वाल से बनाया है तो पार्टी अध्यक्ष वो कुमाऊं से बनाएंगे, और ये दोनों पार्टीज इसको साधने की कोशिश करती हैं कि दोनों बार बार वहाँ से ना आ जाएं, दोनों एक ही जगह के ना आ जाएं। ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में काम करता है। अच्छा, इलेक्शन पे बात करने से अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे जर्नलिज्म पे भी, और जर्नलिस्टिक
पैटर्न्स पे भी और मॉडल्स पे भी कि आप दोनों लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो कि एक एड फ्री ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरह का पहला, हाँ मैं भी उससे जुड़ा रहा हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री से। और तो पहले तो आप दोनों लोगों से मैं एक ओवरव्यू जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे पॉलिटिकल ओवरव्यू पूछा, ऐसा ही अगर आप उत्तराखंड के जर्नलिज्म को दिल्ली में बैठे हुए देखते हैं तो आप अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि आप दोनों लोग उत्तराखंड से नहीं है तो इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग स्टेट्स पे नज़र रखते हैं तो उत्तराखंड के जर्नलिज्म को अगर आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री तो वैसे भी न्यूज़ क्रिटिक के लिए भी जाना जाता है, तो एक क्या समझ बनती है कि कैसा जर्नलिज्म उत्तराखंड का रहा है? कमोबेश एक चीज़ मैंने देखा कि जैसे जब नए राज्य बनते हैं तो बहुत सारे नए अवसरों में ये भी इस तरह के भी अवसर, जैसे मैंने भी मजाक में कहा था कि ठेकेदारी वाला जो बन है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से पनपती हैं कि अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। किसी का सड़क के ठेके में इंटरेस्ट होता है, किसी का खनन। तो जब नया स्टेट बनता है तो बहुत अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से मतलब संभावनाएं निकलती हैं और नए नए लोगों के लिए मौके बनते हैं। तो उसी तरह से मीडिया में भी मौके बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने टेलीविज़न यहाँ का कोई स्टेट का नहीं फॉलो किया है इस तरह से। या अखबार के तौर पर अगर देखें तो एक स्थानीय अखबार के नाम पर जनवाड़ी मैंने पाया कि हिंदी का एक लोकल एडिशन है जो कि मतलब हालांकि वो भी लखनऊ से भी शायद छपता है और यहाँ से भी। इसके अलावा दैनिक जागरण, अमर उजाला है, तो अखबार वही हैं मुख्य धारा वाले अखबार। जो देश के बाकी हिंदी पट्टी में बड़े अखबार हैं वही यहाँ पर उपलब्ध हैं। अंग्रेज़ी अखबारों में भी टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस वही अखबार हैं जो कि और मेरे ख्याल से उनका देहरादून एडिशन है, लेकिन होता उसमें ज़्यादातर वही है जो कि नेशनल एडिशन में होता है। टीवी चैनल निसंदेह कई सारे हैं और कई तरीके के हैं, उनमें उनके अपने अपने पॉलिटिकल हिट, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा डीप जाकर देख नहीं पाए। मॉडल की बात ज़रूर मैं कर सकता हूँ कि मॉडल में कोई बड़ा जैसे कोई बदलाव या कुछ उस तरह का नहीं है। वो पूरा का पूरा एक तरह से कॉपी पेस्ट ही है। जैसे नेशनल मीडिया में है, वो चाहे वो विज्ञापन का मसला ऐड के जरिए वाला चलने वाला मॉडल हो, तो रेवेन्यू मॉडल के आधार पर बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ के भी मीडिया में, जो कि नेशनल लेवल चाहे वो टीवी चैनल हो। दो ही मेजर सोर्स हैं, कुछ कॉरपोरेट्स और बाकी सरकार। तो ये दोनों लोगों से मेजर ऐड के सोर्स हैं। और जो मैंने बताया कि नई नई जो जब उभार होता है नए नए मौक़ों का, और उसी तरह से मीडिया में भी उभार होता है, तो ये जो मीडिया नया उभरता है वो भी इन्हीं संभावनाओं को देख के उभरता है कि कुछ लोग उसमें से पॉलिटिकल लोगों से वो कर ले के सहारे खड़े होते हैं कि भाई ठीक है, हम पर्टिकुलर पार्टी के साथ अच्छे संबंध है, अच्छे रिश्ते हैं, तो वहाँ से विज्ञापन मिल जाएगा तो हम पत्रकारिता शुरू कर देते हैं। मैं इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था और अभी तक मैं जहाँ जहाँ भी गया, जो हमारा मॉर्निंग शो है, मैं उसमें हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि पर्टिकुलरली कि वहाँ का कोई स्थानीय न्यूज़पेपर पकड़ने की कोशिश करूँ जिसकी वहाँ से पैदाइश हुई हो, वहाँ से वो शुरू हुआ हो, वहाँ की किसी एंटरप्रेन्योर ने या वहाँ के किसी पत्रकार ने शुरू किया हो। ऐसा कोई अभी तक अखबार या वो मेरे नज़र में उत्तराखंड में नहीं आया। अगर हाँ, तो वो एक वैक्यूम है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा हो या कोई जानकारी हो तो आप दे सकते हैं दर्शकों को। मैं जैसे मुझे एक नया अखबार, मतलब वहाँ पर हिंदी कोई पढ़ने वाला नहीं है गोवा में, वहाँ भी नित्य समय मिला। हालांकि वो अखबार बाद में मुझे मेरी जानकारी में है कि उसका RNI रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ लोग निकालते हैं, ग्रुप निकालता है जो भी है लोकल। हाँ, मतलब वहाँ महाराष्ट्रियन तो थे वहाँ पे हिंदी। इस तरह से जैसे मुजफ्फरनगर में हमें एक बहुत दिलचस्प अखबार मिला, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, ब्लैक एंड वाइट आता है और ब्रॉडशीट में आता है अभी भी वो। अच्छा। तो इस तरह का, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ का कोई स्थानीय अखबार या बड़ा ब्रांड अभी तक उत्तराखंड में उभर कर नहीं आया है सामने। अच्छा मेघनाथ, मैं मॉडल पे आपसे बात करूँगा। हमारे बहुत सारे ऑडियंसेस के लिए जिन लोगों ने इस तरह के मॉडल्स को फॉलो नहीं किया है, जिन लोगों ने ये वाले मॉडल्स को फॉलो नहीं किया है, कि कुछ मॉडल्स या कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे भी हैं जो एंटायरली सब्सक्रिप्शन पे चल रहे हैं, खास करके डिजिटल लेवल पे। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, इस बारे में आप जी डिटेल में बताइए। एक हमको समझना पड़ेगा कि हम जो बचपन से अभी जब मतलब जो भी हमको न्यूज़ मिलता है अभी वो प्रैक्टिकली फ्री है, राइट। टीवी चैनल पे फ्री है, 10 रुपये में आप चैनल सब्सक्राइब करके मिल जाता है। न्यूज़पेपर 3-4 रुपये के मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। तो उनका जो धंधा चलता है वो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे चलता है। उनका धंधा चलता है सर्कुलेशन और रीच पे। तो जितने ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे न्यूज़ देखेंगे उतने ही ज़्यादा लोग एड्स भी देखेंगे।
तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये लोग ऐसी न्यूज़ दिखाना चाहते हैं जिससे वो आईबॉल्स ग्रैब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल्स ग्रैब कर सके, और उससे टीआरपी बन जाए और उससे फिर एड्स चला सके बीच बीच में। तो ये एक मसला हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉरपोरेट्स जो होते हैं, जो बिजनेसेस चला रहे हैं, उनका एक ही इंटरेस्ट होता है कि हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस चलाने के लिए और ग्रो करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे फेवर में चले। तो फिर ये सब एक नेक्सस बन जाता है फिर, और उसकी वजह से न्यूज़ चैनल्स वही रिपोर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट चाहता है, और गवर्नमेंट भी ऐड देता है, कॉरपोरेट्स भी ऐड देते, तो एक ये तीनों में घुलमेल चलता रहता है। पर हमको ये समझना होगा कि न्यूज़ एक पब्लिक इंटरेस्ट में चलना चाहिए, एक पब्लिक यूटिलिटी है। जैसे हेल्थ केयर होता है, जैसे एजुकेशन होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन भी होती है। जब तक एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ना हो तब तक डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती, राइट? तो इसीलिए जैसे हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री पे मेरे जैसा शो कोई न्यूज़ चैनल पे चल ही नहीं सकता। अब मैं संसद वॉच जो शो चला रहा हूँ वो 30,000 से 40,000 लोग देखते हैं, राइट? पर वो उस पर हम वीकली पार्लियामेंट में क्या हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं, बड़े इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि इनइक्वालिटी का क्या हाल है, मनरेगा कैसे चल रहा है। अभी आप न्यूज़ चैनल पे चलाओगे तो 30 सेकंड में लोग चैनल चेंज कर देंगे, राइट? तो मेरे शो को कोई ऐड नहीं देगा, फिर मेरा शो तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट? बट न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे जगह में ये एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि हमको पता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। एक थोड़ी सी ओवरऑल जूम्ड आउट चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखेंगे कुछ सालों से, तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ सब कुछ जा रहा है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, नेशनल पार्टीज सब जगह में इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कॉरपोरेट्स जो है वो सब स्टेट्स में जाना चाहते हैं, और जो न्यूज़ चैनल्स है वो भी उसी पैटर्न में जाके नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा न्यूज़ दिखाना चाहते हैं। तो आपका जैसे चैनल है, राइट, तो इनको तो सरवाइव कर ही नहीं सकते। जैसे न्यूज़पेपर्स है वो भी नहीं सरवाइव कर सकते, और उनके पास बजट है तो वो चला देंगे, वो ज़्यादा मज़े करेंगे, वो ज़्यादा आईबॉल्स भी लेंगे। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप जैसे चैनल चलाते हैं वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अब ये रीजन के लोग, उत्तराखंड के लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट का न्यूज़ मिल रहा है, लोकल न्यूज़ मिल रहा है, और ऐसे मॉडल्स सब्सक्रिप्शन पे ही चल सकते हैं मेरे हिसाब से। और न्यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। जैसे अमेरिका में आप देखते हैं कि टीवी चैनल्स भी है वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है। जर्मनी में तो एक लॉ है कि आप नेशनल चैनल बना ही नहीं सकते, आपको रीजनल चैनल्स बना के आपको एक मॉडल चलाना पड़ेगा, और फिर उस पर आप न्यूज़ रिपोर्ट करो, अपने रीजन की रिपोर्ट करो, पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया उसको। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में हज़ारों चैनल खुलेंगे पर सब दिल्ली में खुलेंगे या फिर मुंबई में जाएंगे, पर मोस्टली नोएडा में जाएंगे, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। उत्तराखंड जैसी नई स्टेट है वो तो और ही इग्नोर्ड हो जाती है, और जब वो न्यूज़ में आते हैं तो एक तो धर्म संसद की वजह से आते हैं, या फिर 2013 का जो डिजास्टर हुआ था, तो उत्तराखंड या तो डिजास्टर स्टेट है या फिर बहुत कम्युनल स्टेट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बीच में, राइट? सो वो एक बहुत वरिंग चीज़ हो जाती है फिर। तो इसीलिए न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे पे टू कीप न्यूज़ फ्री। अच्छा, कितना जैसे आप लोग, मैंने भी काम किया है न्यूज़ लॉन्ड्री में, लेकिन कितना जैसे आप लोग लंबे समय तक हैं, अभी हैं, आपको लग रहा है इंडियन ऑडियंस अब समझ रही है इसको? क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक आम धारणा तो यही है कि न्यूज़ फ्री है, तो क्या लोग समझ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उसमें आप देख रहे हैं पोटेंशियल ग्रोथ हो रही है? काफ़ी है। मैं इसको अगर इस तरह से बताऊं कि पिछले 3-4 सालों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से लोगों के समझ में आई है। एक लाइन में मैं अगर कहूं, जैसे मेघनाथ जो बता रहे थे कि भाई इन्फॉर्मेशन का जो मसला है, आप ये समझ लीजिए कि जो एड फंडेड मॉडल है उसके अगर उसकी खामियों की बात करें, उसके अंदर जो गड़बड़ियां हैं उनकी बात करें, तो आप समंदर के बीच में खड़े होकर आप और प्यासे हैं, ये समझ लीजिए कि चारों तरफ आपके पानी है लेकिन आपको पीने वाला पानी कुछ नहीं है। आप कौन सा पानी पी सकते हैं, वरना उस पानी से आपकी मौत हो सकती है। तो ये स्थिति है आज की। हम कितने पिछले 10 सालों से तो हमने ये क्लीशे हमारे बन गया कि हम सूचना क्रांति के दौर में रह रहे हैं। सूचना क्रांति है चल रही, आपकी तरफ सूचनाओं का बम्बार्डमेंट हो रहा है, लेकिन वो कौन सी सूचना है, आपके किसी काम की है कि नहीं, आपका दिमाग जहर में गोबर भर रही है, जहर भर रही है, ये अंतर करने की सलाहियत लोगों में नहीं आ रही है। वो सूचना आपके किसी काम की नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है।
तो ये चीज़ पिछले 3-4 सालों में बदली है। इसको मैं इस तरह से कहूँ कि 2018 में जो न्यूज़ लॉन्ड्री थी वो 2022 की न्यूज़ लॉन्ड्री उससे कम से कम 3 गुना बड़ी टीम है। तो लोगों की सोच बदली है। और मैं ये बात कहते हुए मुझे बहुत वो हो रहा है, खुशी भी है कि सब्सक्राइबर्स के दम पर हम अपनी इस पूरी टीम को ब्रेक इवन की तक ले जा पाए हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर इसको लेकर एक एंथुसियाज्म है, एक उत्साह है और वो एक भरोसा है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पिछले 7-8-10 सालों में एक चीज़ हुई है जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि आप अगर देखें 70s से 80s से लेकर जो मतलब फ्रीडम के बाद की जितनी चीज़ें हमारे सामने आती गई हैं, तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि सबसे पहले जो डिस्क्रेडिट हुई चीज़ें थी उनमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हुआ है। कि लोग फिल्मों को देखिए तो जैसे पुलिस वाले को लोग बहुत बुरी निगाह से देखते थे कि भाई ये है तो करप्ट ही होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं तो करप्ट ही होंगे। धीरे धीरे क्योंकि फ्रीडम का आज़ादी के आंदोलन का एक आदर्शवाद जो था, धीरे धीरे वो चीज़ फिर हमारे पॉलिटिशियन पर शिफ्ट हुई। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिशियन को लोगों ने 80s में इतनी तमाम फिल्में, करप्ट पॉलिटिशियन, ये वो पॉपुलर कल्चर उसको रिफ्लेक्ट करता रहा, पॉलिटिशियन इस तरह से। ये जो पिछला 8-10 साल था इसमें इस देश का जर्नलिज्म बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हुआ है। अब जैसे चलते फिरते आप देखेंगे तो उस क्रोनोलॉजी में जर्नलिज्म वहाँ पहुँच गया कि जहाँ पर आपको कोई भी सर उठा के आदमी जैसे नहीं, उसमें अच्छा बुरा वाली बात नहीं है कि भाई उसकी समझ है कि नहीं है, लेकिन पॉपुलर नोशन में अगर ये बात आ जाए कि ये तो दलाल है, ये चोर है, ये करप्ट है, ये भ्रष्ट है, ये बेईमान है, उसके लिए शब्द ईजाद की। ये जो चीज़ है इसको ख़त्म करने की या इसको परे हटाने के, इस ठप्पे को हटाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वो जो भरोसा है वो पिछले 3-4 सालों में मुझे लगता है कि बढ़ा है, बदला है। अपार्ट फ्रॉम ये जो मॉडल है कि भाई रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उसका अल्टरनेट मॉडल तो है ही है, ये तो फ्यूचर है ही है, लेकिन ये जो शब्दावलियाँ जुड़ी हैं जर्नलिज्म से, ये भी ख़त्म करना जरूरी है और ये भी इसी मॉडल के जरिए संभव है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। अभी एक फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। फार्मर्स प्रोटेस्ट में आपको दिखाई दे रहा था कि पहले तो एक अर्बन नक्सल को आपने गाली दे दी, पहले फिर मुसलमानों को गाली दे दी, एक ग्रुप को गाली दे दी, आपने सब कुछ कर लिया। फार्मर्स जब प्रोटेस्ट करने आए तो उनको भी गाली मारने लगे, खालिस्तानी बोलने लगे, एक्सेट्रा। तो बड़े बड़े बोर्ड लग गए थे वहाँ पे, आपको कौन से चैनल्स नहीं देखने और कौन से चैनल्स देखने। तो एक बहुत प्राउड फीलिंग है जब मैं वहाँ पर गया कि जी न्यूज़ वालों को, आज तक वालों को, सबको बाहर भगा के वहाँ पे वो माइक पे वो ये लगा के भी नहीं जा सकते थे, पर न्यूज़ लॉन्ड्री को एकदम वेलकम करते थे। वहाँ पे लिखा था, बोर्ड लिखा था कि यहाँ पे कौन से चैनल वेलकम है, उसमें एक न्यूज़ लॉन्ड्री का भी नाम था। और निधि ने, मेरी एक कॉलीग है, उसने लोगों से बात की और उनका इतना गुस्सा था मीडिया की तरफ कि भैया ये हमारी तो बात कर ही नहीं रहे हैं, ये सब सरकार की जो भी बात है वही कर रहे हैं, अडानी अंबानी के ही तरफ जा रहे हैं, ओन ही तो वही चैनल करते हैं। तो ये एक आई थिंक पर्कोलेट हो चुका है। तो अब ये जब पर्कुलेट हो चुका है, लोगों को पता है कि ये घटिया मीडिया है, तो फिर अच्छा मीडिया कौन सा है। तो यहाँ पर न्यूज़ लॉन्ड्री जैसा मॉडल थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 3 साल में हमने ही काफ़ी ग्रोथ दे, जैसे अतुल ने बताया कि हमारी टीम भी बढ़ गई है, हमारे काफ़ी हिंदी की वेबसाइट लॉन्च हुई अभी रिसेंटली, हमारी टीम बढ़ रही है, हम ज़्यादा जगह रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम जो यहाँ पे है वो सब्सक्राइबर्स के दम पे है। हमने एक NL सेना प्रोजेक्ट शुरू किया, एक बजट दिया उनको कि भैया हमको इतनी ज़रूरत है 5 स्टेट में जाने के लिए, 15 लोग जा रहे हैं स्टेट में। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने अभी तक का जो किया है। हर स्टेट में हमारा प्रेजेंस है जो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, और ये सोच के कि 10 साल पहले तो ये सोच भी नहीं सकते थे, और अभी हो रहा है, एक्चुअली बैठे हैं हम यहाँ पे और कर भी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं छोटी सी एक फनी सा एक थोड़ा सा आपको एनालॉजी देना चाहूँगा। अब एक रेस्टोरेंट इमेजिन कीजिए, राइट। रेस्टोरेंट में आप कस्टमर्स जाते हैं और तंदूरी चिकन मांगते हैं, ठीक है, और शेफ़ जो है वो तंदूरी चिकन बना के दे देता है। इस एग्जाम्पल में, मीडिया के एग्जाम्पल में, जो कस्टमर्स जो है वो है गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस, जो शेफ़ जो है वो है मीडिया वाले, चैनल तंदूरी चिकन जो है वो आप है, व्यूअर्स, राइट। वो आपको परोस रहे हैं इनको कि आप फिर उसमें कभी चटनी डाल देंगे, फिर उसमें कभी
प्याज डाल देंगे, फिर बाजू वाला रेस्टोरेंट वही करके थोड़ा सा और तड़का मार के दे देगा। वाला प्याज डाल हाँ, तो आप तंदूरी चिकन मत बनिए। बेसिकली ये आप वो नहीं है। आप तंदूरी चिकन नहीं है। तो ये सब्सक्रिप्शंस के जो मॉडल के सक्सेसफुल होने की बात है, ये मुझे भी बहुत उम्मीद जगाती है। उम्मीद इसलिए जगाती है कि सब्सक्रिप्शंस के दम पे हम जो कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट पसंद आएगा, तो हम एक ऐसा मॉडल खड़ा कर पाएंगे जहाँ पे सब्सक्राइबर्स के दम पे ही हम एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाएँ। हम लोग वापस आते हैं चुनाव की बातों पे और फिर इसको रैप करेंगे। कि ये बहुत ज़रूरी भी है, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो काम लोगों से जुड़ा है। जिस नॉस्टैल्जिया की बात करें तो वो उन्हीं की संस्कृति है, उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं के लोगों के ज़मीन की बात है, वही उसमें इन्वेस्ट करें तो बेहतर है, बजाय इसमें कोई धन्ना सेठ इन्वेस्ट करे। हाँ। तो कोई धन्ना सेठ कोई हमारे पीछे नहीं खड़ा है, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग बहुत सीमित संसाधनों से इसे शुरू कर रहे हैं और आपके दम पे, आपके भरोसे के दम पे ही शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग वापस एक बार चुनाव की बातों पे आते हैं और फिर इसको बस रैप करेंगे। आप लोगों के लास्ट कमेंट्स कि आप लोग गोवा से घूम के आए, और गोवा से जब घूम के आता है तो ये उनसे नहीं पूछा जाता कि चुनाव में क्या चल रहा है, और बातें पूछी जाती हैं, लेकिन गोवा के चुनाव में क्या चल रहा है। और गोवा से जब आप वापस आए तो उत्तराखंड के और गोवा के अगर मोटा पर्सपेक्टिव देखते हैं, क्या इशू बेस्ड डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इलेक्टोरल डिफरेंसेस कैसे देखते हैं? तो हमारे साथ ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी हो गई कि पहले तो आप लोग गोवा चले गए तो लोगों की इतनी गालियाँ पड़ी, ये तो छुट्टी मनाने गए, ये तो मस्ती करने गए। उसके बाद वहाँ से आके गोवा, ओ अब पहाड़ पे छुट्टी। तो ये तो हमारे साथ ट्रेजिडी पे चल रही है, लेकिन फिर भी हमने जो काम किया, जो वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे हमने काम किया है पिछले 10-15 दिनों में। अंतर की बात कहूँ तो दोनों छोटे स्टेट हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। जैसे कुछ सिमिलैरिटीज़ मैंने ये देखी कि एक जो पार्टी लाइन जो होती है वो बहुत ब्लर है इन स्टेट्स में। लीडर्स की आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट बहुत कमज़ोर है। हालांकि अब ये बात बड़े स्टेट्स के लिए भी कही जा सकती है और पूरे देश की पॉलिटिक्स में कहीं भी कही जा सकती है, लेकिन छोटे स्टेट के साथ ये थोड़ा ज़्यादा असर करती है, और दुर्भाग्यपूर्ण भी, और ज़्यादा असर करती है, क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी के बदलने से सरकारें गिर जाती हैं, पब्लिक मनी का क्या होता है नहीं मालूम, और जो अपरोक्ष उसके नतीजे हैं वो तो उसकी तो हम खैर कल्पना भी नहीं कर सकते, ना उसको कैलकुलेट किया जा सकता है किसी मॉनेटरी टर्म में, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो इस बीमारी से गोवा की राजनीति भी बहुत बुरी तरह से पीड़ित रही है, और वो उत्तराखंड भी इसमें है। जैसे हरक सिंह रावत, आप ही की बात सुन रहा था कि वो ऐसे एक नेता हैं इस स्टेट में जिनको कभी लाल बत्ती गई ही नहीं उनकी कभी, जब से ये स्टेट बना। तो एक तो ये सिमिलरिटीज़ दिखी, और कई मामलों में अलग, अगर किसी मामले में कहूँ मैं तो दोनों कल्चरली एकदम डिफरेंट स्टेट हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि जैसे टूरिज़्म दोनों स्टेट के उसका बड़ा हिस्सा है उसके इकोनॉमी का, तो ये एक चीज़ दिखी। मेजर यही 2-3 चीज़ें हैं मेरा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस जो मैं सिमिलरिटीज़ देखने की बात करता हूँ, जो एनालॉजी, तो वो यही है कि नेताओं का जो कमिटमेंट लेवल है बहुत कमज़ोर है दोनों स्टेट्स में। विज्ञान, आपका क्या? गोवा और उत्तराखंड में सिमिलैरिटीज़ तो जैसे अतुल ने है बता दिए हैं, पर दोनों इसमें एक और चीज़ दिखी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। जैसे गोवा में गए थे तो वहाँ पर बीजेपी का ऐड क्या था, ब्रिज, राइट, यहाँ पर हाईवे, ब्रिज हाईवे, यहाँ पे आए तो क्या है, चारधाम, और ये दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे। तो मुझे लगता है, और मैनिफेस्टो किसने रिलीज़ किया, नितिन गडकरी। तो मुझे लगता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये एक प्रयास है, मतलब बीजेपी का स्पेसिफिकली ये प्रयास है कि ये दोनों छोटे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा बोलबाला कर दे कि एक्सेसिबल हो सकता है। एक ये सिमिलैरिटीज़ थी। दूसरा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कम है, बट ऑल्सो छोटे स्टेट होने की वजह से लोकल कनेक्ट लोगों का ज़्यादा है। तो गोवा में डोर टू डोर कैंपेन 100% करना पॉसिबल है। हर घर में जाके कैंडिडेट एक्चुअली प्रचार कर सकता है, और करता भी है। हाँ, लोग बुरा मान जाते हैं क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को हाँ, यहाँ पे भी 2 दिन पहले एक हेडलाइन देखी कि कैसे जो कैंडिडेट्स है वो बर्फ़ में जाके स्लिप एंड स्लाइड करके कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी घर घर जाके कर सकते हैं। छोटे स्टेट्स का एक ये आई थिंक एक खूबी भी है कि लोग जो वोट करते हैं वो पर्सनालिटीज़ पे करते हैं, जो लोकल लीडर्स हैं उन पे करते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे आपके चांसेस है। तो ये एक है, एक सिमिलैरिटी एक और है। तीसरी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है ये बोलना कि हमारे यहाँ पे दोनों स्टेट में ये दिखाई देता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों काम नहीं करता।
क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से आप पार्टी चेंज ही नहीं करनी चाहिए जब आप इलेक्ट हो गए। अब आपने गोवा में देखा 2019 में एकदम ठोक में सब लोग उधर चले गए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रोज आपको न्यूज़ आती है कि इधर से उधर कूद रहे लोग, राइट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कितना नाकाम रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट है। और उसका दूसरा पार्ट एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपको फोर्स करता है वोट करने के लिए कि आप एक तरीके से ही वोट कीजिए नहीं तो आपको असेंबली से बाहर निकाल देंगे, तो वो अपने डेमोक्रेसी को थोड़ा थियोरेटिकल बना देता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टेट्स में, ये 2 स्टेट्स में बहुत दिखाई देता है हमको। बस मैं लास्ट मेरा एक थोड़ा सा आपसे वो ओपिनियन अलग है जो गोवा और उसके कंपैरिजन का। आपने कहा कि छोटे स्टेट्स हैं इसलिए हर जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गोवा के कंपैरेटिवली उत्तराखंड का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे वो थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने महसूस भी किया कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए थे जब, तो वहाँ पर लोगों का यही सबसे बड़ा शिकायत थी कि 4 साल से विधायक आए ही नहीं ये विधायक क्योंकि यहाँ पे जैसे जो विधानसभाएं हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, आबादी के हिसाब से बहुत कम है, वोटर परसेंटेज वहाँ पे बहुत कम है। आप देखिए ना कि मतलब सिर्फ 4 जिले हैं जो कि मैदानी जिले हैं, और बाकी के जो जिले हैं 9 जिले वो पहाड़ी जिले हैं। लेकिन अगर आप सीट डिफरेंस देखेंगे तो 50% से ज़्यादा सीट्स नीचे मैदानी जिलों की हैं, जबकि पहाड़ इतना बड़ा भूगोल है उसका और सीट्स बहुत कम है। इससे याद आया एक और कॉमन फैक्टर है एनवायरनमेंट का फैक्टर। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होना है दोनों जगह पे, यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है, तो दोनों जगह पे मूवमेंट्स चालू है, प्रॉपर ऑर्गेनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं कि पेड़ों को बचाना है, माउंटेन्स को बचाना है। वहाँ पर भी वही चालू है कि माइनिंग की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको प्रिवेंट करना है। तो ये दोनों स्टेट्स में दिखाई दे रहा है कि कैसे एनवायरनमेंट को मे बी एक इलेक्टोरल इशू तो है ही नहीं दोनों स्टेट्स में, वो मैं भी थोड़ा फिगर आउट कर रहा हूँ कि इसको कैसे बनाया जाए भी, वो ये भी सोचना चाहिए कभी कभी। तो ये थे हमारे साथ आज 2 बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे। थैंक यू अतुल सर हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू मेघनाथ हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको ये कन्वर्सेशन कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें बारामासा।